नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़ी उलझी हुई दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की और ख़ास तौर पर हमारा पूरा फोकस संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस पर होगा। अब ग्लोबल गवर्नेंस या वैश्विक शासन जैसे शब्द सुनने में काफ़ी भारी भरकम लगते हैं, है ना? अक्सर ये सब बहुत भ्रमित करने वाला लगता है, लेकिन यकीन मानिए आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसे समझने के लिए इन संस्थाओं को समझना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जटिल व्यवस्था को डिकोड करते हैं। आज हम इस विषय को 6 प्रमुख हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले हमें यूएन की ज़रूरत ही क्यों है, फिर इसका इतिहास, सुधारों की मांग, इसके ढांचे में बदलाव, इसके काम करने का बढ़ता दायरा और अंत में अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के सामने यूएन की असली हैसियत। भाग 1 संयुक्त राष्ट्र की जरूरत। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो अक्सर हर किसी के मन में आता है, क्या हमें सच में ऐसे संगठनों की कोई जरूरत है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आलोचना होना कोई नई बात नहीं है। अब जरा 2006 के लेबनान संकट के दौरान बनाए गए इन कार्टून्स पर गौर कीजिए। ये उस वक्त की भारी निराशा को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाते हैं। हुआ ये था कि जून 2006 में संकट शुरू हो गया था। बड़े पैमाने पर आम लोग मारे जा रहे थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने कुछ ठोस करने के बजाय अगस्त में जाकर सिर्फ एक प्रस्ताव पारित किया। और सेनाओं की वापसी, वो तो अक्टूबर में जाकर हुई। ये धीमी नौकरशाही वाली प्रक्रिया लोगों को बहुत परेशान करती है। जब तुरंत एक्शन की जरूरत हो और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन महीनों लगा दे तो गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हमें यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई परफेक्ट यूटोपिया या कोई जादुई छड़ी नहीं है जो दुनिया की सारी समस्याएं रातों रात सुलझा दें। संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैमरशॉल्ट ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का निर्माण मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए किया गया था। ये बात एकदम सटीक बैठती है। शशि थरूर जैसे जानकारों ने भी इसे एक टॉकिंग शॉप कहा है। मतलब युद्ध के मैदान में एक दूसरे पर गोलियां चलाने से कहीं बेहतर है कि दुनिया के नेता एक कमरे में बैठें और चाहे कितनी भी तीखी बहस क्यों ना हो, कम से कम बात तो करें। ग्लोबल वार्मिंग या महामारी जैसी साझा चुनौतियों से निपटने और पूरी दुनिया को अराजकता से बचाने के लिए हमें इस मंच की सख्त जरूरत है। भाग 2 संयुक्त राष्ट्र का विकास। अब सवाल यह है कि आज हम जिस व्यवस्था को देखते हैं वो बनी कैसे? ये रातों रात तो प्रकट नहीं हुई। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया ने लीग ऑफ नेशंस बनाया था। मकसद था आगे कोई युद्ध ना हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में बुरी तरह नाकाम रहा। इसके बाद अगस्त 1941 में अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं के बीच अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। इसी ने एक नई और बेहतर संस्था की नींव रखी और फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की राख से संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ, जो अपने पिछले रूप से कहीं अधिक मजबूत और व्यापक था। चलिए अब इसके मौजूदा ढांचे को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये असल में कैसे काम करता है। एक तरफ तो महासभा या जनरल असेंबली है जो बिल्कुल बराबरी के सिद्धांत पर चलती है। इसमें शामिल सभी 193 देशों के पास अपना एक वोट है। लेकिन दूसरी तरफ असली पावर सेंटर है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। ये अत्यधिक केंद्रित है और इसका नियंत्रण मुख्य रूप से उन 5 देशों के पास है जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संगठन का मुख्य चेहरा महासचिव होता है, जैसे वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेश हैं। इसके अलावा असल में जमीन पर काम करने के लिए कई अहम एजेंसियां हैं। स्वास्थ्य के लिए WHO, विकास के लिए UNDP, बच्चों के लिए यूनिसेफ, शरणार्थियों के लिए UNHCR। इसके अलावा विश्व बैंक और IMF अर्थव्यवस्था देखते हैं। ILO मजदूरों के हक की बात करता है। IAEA परमाणु ऊर्जा पर नजर रखता है और WTO व्यापार को नियंत्रित करता है। और हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे बड़े NGO भी इस पूरे सिस्टम में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये पूरा का पूरा एक विशाल नेटवर्क है। भाग 3 सुधार की मांग। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। दुनिया बदल रही है तो संस्थानों को भी बदलना होगा, वरना वो अप्रासंगिक हो जाएंगे। आखिर सुधार की इतनी सख्त मांग क्यों हो रही है? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का ये डेटा है। इसे ध्यान से देखिए। केवल 7 अमीर देशों का समूह, जिसे हम G7 कहते हैं, अकेले 41% से ज्यादा वोटिंग पावर रखता है।
दूसरी तरफ चीन, भारत, ब्राजील जैसे देश जहां दुनिया की ज्यादातर आबादी रहती है, उनका हिस्सा बहुत ही कम है। ये चार्ट खुद ब खुद ये साबित कर देता है कि विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और राजनीतिक व्यवस्था में खुद को इतना दरकिनार क्यों महसूस करते हैं। ये असंतुलन साफ नजर आता है। 1989 में जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया के समीकरण पूरी तरह से बदल गए। एशिया ने जो आर्थिक तरक्की की वो वाकई बेमिसाल थी। सोवियत संघ के टूटने से कई नए देश बने और संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बने। इसके साथ ही दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और आंतरिक गृह युद्ध जैसी एकदम नई और जटिल चुनौतियां आ खड़ी हुईं। अब ऐसे में ये सवाल तो लाजमी था कि 1945 में बना ये संगठन क्या सच में आज के इस नए युग की समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार है? भाग 4, संरचनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार। कमियां निकालना हमेशा आसान होता है, लेकिन उन्हें ठीक कैसे किया जाए, असली पेच वहीं फंसता है। इस पूरी बहस के मूल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया जिसने आधिकारिक तौर पर 3 बड़ी शिकायतें दर्ज कीं। पहली, सुरक्षा परिषद अब आज की राजनीतिक सच्चाइयों को बिल्कुल नहीं दर्शाती। दूसरी, इसके फैसले केवल अमेरिका और पश्चिमी देशों के मूल्यों और उनके हितों को ही आगे बढ़ाते हैं। और तीसरी, इसमें दुनिया के बाकी हिस्सों, खासकर ग्लोबल साउथ का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व है ही नहीं। यह बहुत ही खुलकर की गई एक तीखी आलोचना थी। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए 1997 में तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने एक बहुत साहसिक कदम उठाया। उन्होंने एक औपचारिक जांच शुरू की कि आखिर सुरक्षा परिषद में सुधार कैसे किया जाए। सवाल यह था कि अगर नए सदस्यों को शामिल करना है तो उसका आधार क्या होना चाहिए। क्या किसी देश की आर्थिक ताकत देखी जाए, उसकी सेना देखी जाए, या फिर उसकी आबादी? ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल पहेली थी। और यहीं पर आकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एक बड़ी दीवार से टकरा जाती है। एक तरफ एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देश हैं जो अपनी बढ़ती अहमियत के हिसाब से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटें चाहते हैं। जैसे भारत लगातार स्थायी सदस्यता की वकालत कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। वे चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पहले अपने आंतरिक बजट और प्रशासन को ठीक करे। तो ये एक क्लासिक गतिरोध है। दोनों पक्षों की प्राथमिकताएं आपस में सीधे टकरा रही हैं। भाग 5, यूएन के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। कौन बैठेगा और कौन वोट देगा, इस बहस के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के पास असल में कितनी ताकत होनी चाहिए, इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। 2005 में जब संस्था के 60 साल पूरे हुए तो विश्व नेताओं ने कुछ बहुत ही साहसिक फैसले लिए। उन्होंने पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया, लेकिन सबसे क्रांतिकारी फैसला यह था कि उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी के सिद्धांत को अपनाया। इसका मतलब है कि अगर कोई सरकार अपने ही नागरिकों को बड़े पैमाने पर होने वाले अत्याचारों से बचाने में विफल रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप कर सकता है। ये राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक जिम्मेदारी के बीच एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। भाग 6, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम कितने भी सुधारों की बात कर लें, लेकिन आज की भू राजनीतिक वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। इस एक ध्रुवीय दुनिया में अमेरिका के पास इतनी ज्यादा सैन्य और आर्थिक ताकत है कि अगर वो चाहे तो तकनीकी रूप से संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह से बाईपास कर सकता है। अगर अमेरिका किसी बात पर अड़ जाए तो कोई भी अन्य संस्था या देश आसानी से उसकी ताकत पर लगाम नहीं लगा सकता। ये यूएन के सामने सबसे बड़ी आधुनिक दुविधा है। तो अंत में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? आज दुनिया के सभी देश व्यापार, पर्यावरण और मानवता के नाते एक दूसरे पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हैं। हमें वैश्विक सहयोग की जरूरत तो है, लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र सच में इस अपार एक ध्रुवीय शक्ति को संतुलित कर सकता है? या फिर सारी कमियों के बावजूद ये एक साथ मिलकर जीवित रहने का हमारा सबसे अच्छा और एकमात्र उपकरण है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।